तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 3। तो इसमें आपने देखें क्या करना है। एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट विल बी चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास क्या होता है, 273 केल्विन, ठीक है। तो 273 पे जो उसका वॉल्यूम था, अगर टेम्परेचर जो प्रेशर कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो वॉल्यूम डबल कर दें, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम डबल कब होगा, जब टेम्परेचर भी डबल होगा तो वॉल्यूम डबल होगा, तो आइडियल कंडीशन में, ठीक है। तो 273 का डबल क्या होता है, 546। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। देन हमारे पास आ जाता है फोर्थ MCQ। रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2A गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट इज़, ये हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज़। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, रेट इज़ इक्वल्स टू के, और यहाँ पर प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो के हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब के जो है वो पूछे गए हैं यूनिट्स, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं था। आप चैप्टर नंबर जब 9 ओपन करते हैं फर्स्ट ईयर का केमिकल काइनेटिक्स, तो पहले पेज पर ही आपको रेट ऑफ रिएक्शन का जो है वो आपको इक्वेशन मिल जाती है। मींस के रेट किसके इक्वल होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, यानी चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन ओवर टाइम जो है वो रेट होता है, ठीक है। तो इसके यूनिट्स क्या हो गए रेट के, मींस के मोल्स पर dm क्यूब डिवाइड बाय सेकेंड, ठीक है। तो ये रेट के आपको यूनिट्स मिल गए हैं। तो इसी तरीके से आपको कंसंट्रेशन के यूनिट्स तो ऑलरेडी पता है, मोल्स पर dm क्यूब। तो आपको जल्दी जल्दी से इसको रीअरेंजमेंट करनी थी, ठीक है, और रीअरेंजमेंट करके के फाइंड आउट करने हैं। उसमें आपने क्या करना है, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो रेट का आपको क्या पता है, कंसंट्रेशन पर टाइम, ठीक है, पर टाइम, ठीक है। और यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन का स्क्वायर ले लेना है। तो अब आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, और रीअरेंज करके आपके पास क्या आ जाता है, कंसंट्रेशन ओवर टाइम और 1 ओवर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। तो बेसिकली आपके पास आ जाता है कंसंट्रेशन और टाइम के यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन और टाइम के क्या यूनिट्स हैं, और वो भी डिनोमिनेटर में आते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से जब ऊपर लेके जाएंगे, मोल पर dm क्यूब और सेकंड, ठीक है। तो ये आते हैं। जब आप इसको डिनोमिनेटर में नंबरेटर में लेके जाएंगे, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, पर मोल dm क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये मोल्स पर dm क्यूब था, ठीक है। तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और पर सेकंड, ठीक है। दिस इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा सॉल्व करने का मकसद ये है कि इस तरह से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एकदम से इसको क्या करेंगे, कहेंगे कि अच्छा मतलब यूनिट्स पूछे हुए हैं और यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, तो बस इसी के लिखने शुरू हो जाएंगे, रेट के यूनिट्स लिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रेट के नहीं पूछे, रेट कांस्टेंट के पूछे हैं, तो उसको आपने प्रॉपरली हल करना है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। देन हमारे पास आ जाएगा 5th MCQ। A substance which itself is not a catalyst but increase the activity of a catalyst is called। अब सिंपल सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो कैटलिस्ट नहीं है लेकिन एक्टिविटी को इंक्रीज करता है वो प्रोमोटर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 6। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, सिंपल आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल हमने देखना है, इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका जो है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंज्यूम हुए होते हैं बॉन्ड बनाने में। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 7। मिक्सचर कंटेनिंग 0.01 मोल्स पर 300 cubic centimeter of ammonium chloride and 0.1 mole per 400 cubic centimeter of ammonium hydroxide having
पी के बी इज इक्वल्स टू 5 हैज़ अ पी एच ऑफ, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा तो मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट नहीं की जो अक्सर स्टूडेंट्स एकदम से देखने से नोट नहीं करेंगे, और वो मैं आपको चाहती हूँ कि आप नोट किएगा। जब भी आप पीएच या पीओएच वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे तो वो यहाँ पर ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता। देखें यहाँ पर आपको बेसिक बफर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बेसिक बफर। बेसिक बफर देकर और आपको जो है वो पी एच फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया? पी ओ एच फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया, ठीक है। बेसिक बफर का पीएच फाइंड आउट करने के लिए किया गया। इसी तरह आपको एसिडिक बफर देकर पीओएच फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है, यानी ऑपोजिट, यानी एसिड दे के उसका पीओएच फाइंड आउट कर लें और अब बेस दे के उसका पीएच फाइंड आउट करने के लिए दे दें, तो वो हमें जो है वो डायरेक्ट नहीं वो क्वेश्चन सॉल्व होता। इसमें तो सबसे पहले आप इसका डायरेक्ट आपके पास जो बफर सोल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो लगा लें आप। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है फॉर बफर सोल्यूशंस। एसिडिक बफर्स के लिए ये पीएच वाली है, ठीक है, फॉर वीक एसिड्स, और जो वीक बेस के बफर्स होंगे उनके लिए पीओएच वाली है, ठीक है। तो अभी आपके पास अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो बेसिक बफर है, तो आपको जो है वो सेकेंड इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है और इससे पीओएच फाइंड आउट करके और उसके बाद फिर पी एच फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पी के बी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखें पी के बी वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मोल्स पर सी एम क्यूब दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको पर डी एम क्यूब में कर दें ताकि हम इसको मोलर कंसनट्रेशन जो है वो इसमें पुट कर लें। 300 सी एम क्यूब को अगर हम डी एम क्यूब में करेंगे तो हमारे पास 0.3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये डी एम क्यूब में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 0.01 मोल्स को अगर हम 0.3 डी एम क्यूब में करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0333 मोलर, ठीक है। और ये हमने सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकाली है, इसी तरह हम से बेस की निकालेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है। तो अब हम 0.1 डिवाइड बाय 0.4 करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.25। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड लिखा है ना, तो कॉन्जुगेट एसिड बेसिकली हम यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे सॉल्ट की कंसंट्रेशन 5 प्लस लॉग 0.0333 डिवाइड बाय 0.25 और हमारे पास आंसर आ जाएगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लॉग की वैल्यू आ जाएगी 0.1332 और उसका जब हम लॉग लेंगे तो वो माइनस में वैल्यू आ जाएगी और 5 में से ये हम माइनस करेंगे तो 4.124। तो ये POH की वैल्यू आई है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है PH प्लस POH इज टू 14 होता है। अब अगर हमने PH फाइंड आउट करनी है तो हम 14 में से POH को माइनस कर देंगे, ठीक है। 14 में से 4.124 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। बल्कि हमने ऑलमोस्ट नहीं निकालना, हम इसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 9.8, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.8 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सा एक क्वेश्चन था, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल इस तरीके से कि बेसिक बफर देकर आपको पीएच फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना था। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है। 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी। तो स्टूडेंट्स इसको तो आप बिल्कुल सॉल्व करने के बिना ही आप मतलब ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि देखें आपके पास जो सॉल्यूट है वो ग्राम में है और जो वो आपके पास सॉल्वेंट है
जो आपके पास सॉल्यूट है वो ग्राम में है और जो सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम में है, ठीक है। मींस के वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये देखें वेट बाय वेट, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये वॉल्यूम बाय वेट, ये भी ऑप्शन गलत है। और मोलैलिटी भी नहीं हो सकता क्योंकि सोल्यूशन जो है वो केजी में नहीं गिवन। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट किए बगैर भी इसका आंसर लिख सकते हैं 0.34 मोलर, ठीक है। वैसे तो आप कैलकुलेट करें तो भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/250 को जो आप DM क्यूब में करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आपके पास है कि ये जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आया ना, तो स्टूडेंट्स इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी ट्रिक्स होती हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने ये ट्रिक से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो जो देख के ही आंसर पता चल जाता है, उनमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द गैशियस एलिमेंट X exist in diatomic form. The one volume of the element X combines with the two volumes of hydrogen to form the two volumes of the gaseous hydride. What is the formula of hydride of X? तो स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल ही आप कहें कि बिल्कुल ईजीएस्ट दिया हुआ है। ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ कि एक्स जो है वो डायटोमिक है, ठीक है, और डायटोमिक फॉर्म में है और वो हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। देखें तो H2X, ठीक है। नाइन्थ का जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज़। ये भी कितना इजी क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, मतलब नाइट्रोजन के दरम्यान में 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो वही बात है, पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा और बाकी 2 जो है वो पाई हो जाएंगे। तो ये इतने ईजीएस्ट जो है वो बीच में न्यूमेरिकल्स दे दिए जाते हैं ताकि अगर किसी एक न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में बच्चे का टाइम लग रहा है तो बाकी जो है वो 1 सेकंड में जो है वो सॉल्व करके स्टूडेंट जो है वो अपना टाइम बचा सकते हैं। 10th का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास MCQ नंबर 11, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस बाय प्लेसिंग द excited atom in electric field is called। अब ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आया डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस की स्प्लिटिंग को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इन द ग्राउंड स्टेट, क्वेश्चन नंबर 12, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। ये भी कितना इजी है स्टूडेंट्स के ग्राउंड स्टेट में जब होता है एटम तो वो न्यूक्लियस के करीब होता है। देखें वैलेंस शेल में तो होता नहीं है, सेकंड शेल में भी नहीं होता है और न्यूक्लियस से दूर भी नहीं होता। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। यानी ये भी बहुत ही बेसिक और ईजीएस्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज अ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें सिलिकॉन, यानी जैसे कार्बन जो है जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है ना, इसी तरह सिलिकॉन जो है वो आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो SiO2 जॉइंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी आइस, आयोडीन, ड्राई आइस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, pH ऑफ 1 into 10⁻⁴ मोलर सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज़। तो अब ये सिंपल आपके पास आपने इसकी pH कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से है कि pH ऑफ 1 into 10⁻⁴ मोलर सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले हमने फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है और उससे कितने हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमने pH फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है हमारे पास H3PO4, ठीक है, और जब ये डिसोसिएट होगा तो ये हमारे पास बनाएगा 3 हाइड्रोजन आइंस एंड PO4-3, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो है 1 into 10⁻⁴ मोलर सोल्यूशन है, ठीक है। तो इससे हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन जो है वो बन जाएगी हाइड्रोजन की, ठीक है, 3 into 10⁻⁴। अब हम इसको जो है वो pH फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 3 into
10⁻⁴ मोलर एंड द आंसर विल बी 3.52। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको किस एसिड की जो है वो पीएच फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, HCl की या सल्फ्यूरिक एसिड की या फॉस्फोरिक एसिड की। HCl में 1 हाइड्रोजन होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, तो कंसनट्रेशन जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच सब्सटेंस डज नाइट्रोजन एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हर एक की 1 बाय 1 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होगी। जैसे NO की अगर हम कैलकुलेट करें तो वो -2 ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर +2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से N2O4, तो यहाँ पर मैंने N2O4 की कैलकुलेट करेंगे तो एक ऑक्सीजन की -2 होती है और 4 की -8 हो जाएगी, जिसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर +8 आ जाएगा, और एक नाइट्रोजन की जो है वो 2 नाइट्रोजन की +8 है और एक नाइट्रोजन की जो है वो +4 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास N2O में जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन की -2, उसको बैलेंस करने के लिए +2, 2 नाइट्रोजन की +2 है तो एक नाइट्रोजन की जो है वो +1 हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास जो है वो NaNO2 है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन की -2 होती है और 2 की जो है वो -4 हो जाएगी और -4 हो जाएगी। अब जो हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं, इनका ऑलरेडी हमें पता है कि एल्कली मेटल्स जो है वो उनकी +1 होती है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर क्या हो जाएगी +3, क्योंकि +1 और +3 मिलकर -4 को कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, कैंसिल कर देंगे और एज अ होल NaNO2 के ऊपर कोई साइन नहीं है। तो इन सब में जो है वो N2O4 में नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन इज़। ये तो सीधा सीधा सा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही एक प्रोटॉन को एक हाइड्रोक्सिल के साथ जब वो अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है तो जितनी हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, तो वो 57.3 है। तो जब आपकी दूसरी इक्वेशन है उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 हाइड्रोक्सिल्स के साथ मिल रहे हैं, तो डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी हमारे पास। तो 57 का डबल जो है वो 114 है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ दीज सैम्पल्स ऑफ द गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो है मास भी 1 होता है, तो 1/1 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो नियॉन का जो है 20 ग्राम्स को डिवाइड बाय नियॉन का मोलर मास भी, एटॉमिक मास भी 20 है, 20/20, तो 1 मोल इसी के बनते हैं। तो 1 मोल ऑफ नियॉन और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने कंक्लूजन जो है वो निकाला है कि ऑब्जेक्टिव नंबर 2, 4, 7 और 14 ये 4 जो है वो कॉन्सेप्चुअल थे। ठीक है, देख लें 2, 4, 7 और 14, जिसमें यहाँ पर आपको जो इक्वेशंस हैं वो ऑपोजिट करके दे दी थी। ठीक है, तो आपने इन दोनों को ही चेंज करना था। उसके बाद यहाँ पे आपको के के लिए यहाँ पे आपको रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए जो है वो यूनिट के लिए रीअरेंज करके इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने थे, और यहाँ पर बेसिक बफर्स देकर और पीएच फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो पहले पीओएच फाइंड आउट करेंगे और फिर एट द एंड पीएच फाइंड आउट करेंगे। और अगेन यहाँ पर भी फॉस्फोरिक एसिड की पीएच के लिए कहा गया है, तो फॉस्फोरिक एसिड में 3 मोलर हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस कंसनट्रेशन को, जो गिवन कंसनट्रेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पीएच के फॉर्मूले में ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी तमाम के तमाम बहुत ही सिंपल जो है, यानी 13 MCQs सीधे सीधे और ईजीएस्ट MCQs थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो फर्स्ट मॉडल पेपर का सेक्शन बी डिस्कस करते हैं।